हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का, जिसका नाम है सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसमें हम लोग सॉलिड के कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड्स क्या होता है पहले इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को पता है सॉलिड्स जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है, और इसमें जो पार्टिकल है वो बहुत क्लोज टू ईच अदर होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब सारा प्रॉपर्टी हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक, अगर मान लो कोई भी सॉलिड है तो वो हो सकता है एटॉमिक सॉलिड, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग आयरन देखते हैं, तो आयरन में तो सिर्फ क्या होता है, आयरन का ही एटम होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड मान लो हम लोग कोई भी ऐसा चीज देखते हैं जिसमें दो से ज्यादा एटम हो। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट देखते हैं, CuSO4 क्रिस्टल देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक सॉलिड है। ठीक, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन ये एटॉमिक सॉलिड है और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक, तो जो पार्टिकल होता है एटम या मॉलिक्यूल, उसके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे दो मास को हम लोग एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर इस मास को हम लोग कंप्रेस करेंगे, मास को अगर कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग उसको रिपेल करेगा, और अगर हम लोग उसको खींचेंगे तो वो उसको वापस अपना पोजीशन पर लाएगा। ठीक है, इधर खींचने से फोर्स इधर लगेगा, है ना, और अगर इधर हम लोग इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है उसको वापस रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके कारण मेटल में दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसमें ये प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना ज्यादा है, उसके बेस पर उसका दो हम लोग डिवीजन करते हैं। एक होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, और दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। ठीक, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी मेटल जो है वो अपना शेप को, जब हम लोग ये फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, मान लो यहाँ फोर्स लगा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर वो अपना शेप कितना जल्दी वापस गेन कर ले, है ना, द प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी द property by virtue of which, ठीक है, a substance gains its original shape when external deforming force is removed। ठीक है, जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग हटा देते हैं तो सब्सटेंस जो अपना शेप रीगेन करता है, इस प्रॉपर्टी ऑफ रीगेन ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, the property of regain of original shape after the removal of deforming force is called elasticity, है ना। और जो सब्सटेंस ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है, such substances, उसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड
इलास्टिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता उसको हम लोग प्लास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, और उसका प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जिस पर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉलिड्स में वो है स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस क्या है? ठीक है, स्ट्रेस जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया या किसी सब्सटेंस का एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया of a substance when a deforming force is applied। ठीक है, जब भी किसी हम लोग सब्सटेंस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो पर यूनिट एरिया उस सब्सटेंस का जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या मतलब, मान लो इसको हम लोग फोर्स लगाए इधर से और इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह का चेंज हो गया शेप में। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अब ये सब्सटेंस कोशिश क्या करेगा कि जैसे ही ये फोर्स हटे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे, तो ये वापस कोशिश करेगा कि ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाए। ठीक है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को है ना यहाँ पर हम लोग F लिख दिए और इसका टोटल एरिया जो है जिसमें डिफॉर्मेशन हुआ है उसको A लिख दिए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा F बाय A। ये F डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं F, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और एरिया ऑफ रेस्टोरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, और वहां इसका ऐसा यूनिट का बात, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, है ना, और इसका मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिखेंगे, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस का, क्योंकि हम लोग जब वेव पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें स्ट्रेस का डायमेंशन को यूज करेंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ये हो जाएगा m1 L-1 T-2। ठीक है, ये हुआ हम लोग का स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है देखो, ये स्ट्रेस तो हम लोग इन जनरल बोले कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन कोई सब्सटेंस जरूरी नहीं है कि उसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो उसके सिर्फ
एरिया में हुआ, हो सकता है वॉल्यूम में हुआ होगा, हो सकता है उसके लेंथ में हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब स्ट्रेस लिखते हैं तो लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो, अगर अच्छा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अभी हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसका शेप में चेंज हो रहा है, तो जो चेंज इन शेप है उसका ओरिजिनल शेप से जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन इज क्या? स्ट्रेन इज द रिलेटिव चेंज इन shape of a substance, ठीक है, due to application of deforming force, ठीक है। जब किसी चीज पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो उसका जो शेप में रिलेटिव चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। रिलेटिव चेंज से हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लो कि किसी चीज को खींचने पर उसका लेंथ बढ़ा, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा रिलेटिव चेंज इन शेप, ठीक है। अगर मान लो किसी चीज को हम लोग खींचे तो उसका एरिया घटा, तो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, ये हो जाएगा उसका रिलेटिव चेंज इन एरिया, ठीक है। अगर मान लो उसका वॉल्यूम घट गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है, ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं स्ट्रेन, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं strain equals to change in shape by original shape, ठीक है। अब चेंज इन शेप क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो हम लोग लिखे ई एल इक्वल्स टू चेंज इन length by change in by original length, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई एल इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। हो सकता है कि कोई और चीज चेंज हो रहा हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो हम लोग डेल्टा वी बाय वी लिखेंगे, ठीक है। अब रहा इसका ऐसा यूनिट का बात, तो देखो लेंथ बाय लेंथ, यूनिट इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ठीक है। ना तो इसका कोई यूनिट होता है ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ अगर कोई बोले कि ई क्या है तो हम लोग लिखेंगे m0 l0 t0, सब में पावर क्या है? 0 होगा। क्या लिखे तो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू m0 l0 t0 डॉट जो भी होगा सब में पावर 0 ही होगा, है ना। अब आओ
अब आते हैं हम लोग रॉबर्ट हुक के ऊपर, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1676, ठीक है। क्या किया था रॉबर्ट हुक? तो रॉबर्ट हुक गेव ए लॉ कॉल्ड हुक्स लॉ, ठीक है। क्या किया था ये? एक लॉ दिया था, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी? तो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ये बोलता है कि अगर जो डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत छोटा है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के। ये है हुक्स लॉ। तो हम लोग इसको यहाँ प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू सम k टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है, कैपिटल के लिखते हैं, ठीक। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू k क्या है? k यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है ही, इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality between stress and strain, सिग्मा d, ठीक है। कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग को पता है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का जो यूनिट होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट था ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं खुद ही, SI unit of K is same as SI unit of stress, that is Newton per meter square, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही K का भी यूनिट होगा, बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है ना। SI unit of K is same as that of SI unit of stress, ठीक है। जैसा स्ट्रेस वैसा ही K का यूनिट, तो K का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। अब हम लोग एक नया टर्म सीख रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में शायद हम लोग पहले नहीं जानते थे, ठीक है। हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे कि दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, ठीक। बाद में हम लोग क्या पढ़े कि वेक्टर और स्केलर के अलावा एक और टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग फेजर बोलते हैं, ठीक है। और अब हम लोग एक नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं जिसका नाम है टेंसर,
TENSOR, टेंसर। तो ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी क्या होगा ये समझो। टेंसर क्वांटिटी, व्हाट इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी किसको कहते हैं? देखो, दोज physical quantities which have different values at different position and direction, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं, ठीक। अब यहां देखो, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस जो है वो फिजिक्स में हम लोग उसको एक टेंसर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी क्यों मान सकते हैं? मान लो यहाँ पर कोई हम लोग ब्लॉक लिए, यहाँ एक दीवार लगाया हुआ है और इसको फोर्स लगाए, इसका शेप ऐसा कुछ चेंज हो गया, ठीक। तो जब ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगा या जब हम लोग ये फोर्स लगाए हैं तो भी जो शेप में चेंज हुआ है, इसके कारण दिस इज ट्राइंग टू रिस्टोर इट्स शेप, मगर हर पॉइंट पर वो अलग अलग साइड फोर्स लग रहा है ना। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो देखो यहाँ पर नीचे लगेगा, यहाँ पर इधर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये डिफॉर्म हुआ तो थोड़ा इधर दबा तो इधर लगेगा। हर पॉइंट पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज नॉट एट द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड ए टेंसर क्वांटिटी। तो याद रखना स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। ज्यादा डिटेल में हम लोग इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे कि टेंसर क्या होता है, ठीक है।